चलें चार्ट फिर से एक्सप्लेन कर दें। देखो चार्ट में उसमें ये लिखा था कि कंपनी या एसोसिएटेड कंपनी कब होंगी, जब अंडर कॉमन मैनेजमेंट और कंट्रोल होंगी। देखो कॉमन मैनेजमेंट और कंट्रोल किस तरह हो जाएंगी। कॉमन मैनेजमेंट इस तरह हो जाएंगी कि एक ही जो मैनेजमेंट है, एक ही जो सीनियर मैनेजमेंट है, एक ही जो डायरेक्टर्स हैं वही डायरेक्टर्स बी के हैं, वही सीनियर वही सीईओ बी का है, और एक ही जो डायरेक्टर है, एक ही जो टॉप मैनेजमेंट है वही सी की है। तो बी और सी क्या हो जाएंगे आपस में, एसोसिएटेड कंपनीज हो जाएंगी, नंबर वन। और दूसरी उसने बात की कंट्रोल की। कंट्रोल किस तरह आएगा, मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर उसके पास है, सही है। तो 5 आउट ऑफ 8 डायरेक्टर ए के जो है वो बी में बैठे हुए, और बी के जो 8 डायरेक्टर है उसमें जो 5 जो है वो ए के हैं, सी के जो 8 डायरेक्टर उसमें 7 जो है ए के हैं। तो मेजोरिटी डायरेक्टर किसके हुए, ए के सी में भी हुए, ए के बी में भी हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंट्रोल आ गया। तो कंट्रोल के पर्सपेक्टिव से भी बी और सी एसोसिएटेड कंपनी हुए, और कॉमन मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से भी बी और सी जो है वो कॉमन कॉमन मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से भी बी और सी एसोसिएटेड कंपनी हुई। सही है, अब समझ में आ गया, समझ में आ गया। ए लिमिटेड क्या होगी, ए लिमिटेड की तो एसोसिएट्स हैं दोनों, ए लिमिटेड तो है ही ना, ए लिमिटेड की तो एसोसिएट ही है ना, जो ए लिमिटेड तो है ही एसोसिएटेड कंपनी, लेकिन बी और सी का आपस में बात हो रही है अभी। ए लिमिटेड तो है ही एसोसिएट ना, बी की भी है सी की भी है, लेकिन ये बी और सी की बात हो रही है कि ये दोनों भी आपस में एसोसिएट, आप लोग मिक्स कर रहे हो। देखो यहाँ इसकी तो डायरेक्ट इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है, कहीं वो कह रहा है 20% ओन कर रहा है, कहीं वो कह रहा है ओन डायरेक्टर है, पार्टनर है, वो तो डायरेक्ट है ना, वो तो उसका और उसका रिलेशन तो है ही है। ए और बी का तो है, ए और सी का तो है, वो इन दोनों की बात कर रहा है कि ये दोनों एसोसिएटेड कंपनी हो जाएंगी। कब हो जाएंगी, जब उनका दोनों का एक ही मैनेजमेंट और कंट्रोल होगा, और एक ही कॉमन मैनेजमेंट होगी, और एक ही कंट्रोल होगा। तीनों एसोसिएट कंपनी, बिल्कुल तीनों एसोसिएट कंपनी है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं बी और सी की। एक ही तो है ही है, एक को भी निकाल दें, क्योंकि एक ही तो डायरेक्ट उसके अंदर कॉमन मैनेजमेंट है ना, एक ही तो डायरेक्टली डायरेक्टर बैठे हुए। बी और सी का आपस में तो देखो कोई डायरेक्टरशिप नहीं है, लेकिन ये एसोसिएटेड कंपनी किस तरह है, कॉमन मैनेजमेंट की तरफ से। ये एसोसिएटेड कंपनी बी और सी किस तरह है, ये कंट्रोल की वजह से है। डायरेक्टली बी और सी में तो कुछ भी नहीं है ना, ना बी की सी में होल्डिंग है, ना सी की बी में होल्डिंग है, लेकिन फिर एसोसिएटेड कंपनी किस तरह है, इस तरह है कि ऊपर जाके देखेंगे ए के अंदर तो एक ही डायरेक्टर यहाँ भी बैठे हुए, वहां भी बैठे हुए, एक ही मैनेजमेंट यहाँ भी बैठी है, वहां भी बैठी हुई है, इस तरह से ही क्लास 5:30 तक है। अब समझ में आ गया स्टूडेंट्स, अब बताएं समझ में आ गया। अब समझ में आ गया, क्या वो आवाज नहीं आ रही, आ रही है, अब आ रही है। अच्छा समझ में आ गया ये, चलो गुड, सब बच्चे बताओ समझ में आ गया। चलो वेरी गुड। नहीं होल्डिंग नहीं है, होल्डिंग कंपनी का हमने ए इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ बी लिमिटेड, कैसे, बिल्कुल बिल्कुल ए होल्डिंग है, किस तरह, क्योंकि उसका कॉमन मैनेजमेंट है। होल्डिंग कंपनी का उसने दो चीजें बताई थी, या 50% से ज्यादा होल्ड करो शेयर्स को, या कॉमन या उसका जो कंट्रोल हो वो उसके पास हो। बिल्कुल ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है बी लिमिटेड की, क्योंकि तो उसके पास कंट्रोल आ गया है, सब्सिडरी हो गई उसकी वो, चूंकि वो सब्सिडरी को होल्डिंग एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन में भी शामिल करता है, तो एसोसिएटेड कंपनी में भी आ गया, और ए लिमिटेड जो है वो होल्डिंग कंपनी में भी आ गया। बिल्कुल सही सही आपने कनेक्ट किया है फातिमा। अच्छा इसके बाद क्या है, नंबर 3 देखते हैं। इफ द अंडरटेकिंग इज अ मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी, चाहे मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी एक होती है मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी, एक होता है मुदारबा कंपनी। तो ये वो वाला इसकी एग्जांपल है, ये आप लोग कोर्स में नहीं है, ये इंशाल्लाह सी फैब में जब आप लोग जाएंगे तो उसको पढ़ेंगे। तो बस ये इसका इतना ही समझ लें कि एक मुदारबा होती है, एक मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी होती है। तो मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी का यहाँ पे जिक्र कर रहा है कि मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी और मुदारबा दोनों आपस में एसोसिएटेड कंपनी अंडरटेकिंग होंगी। अच्छा जी,
ये हमारा यहाँ से पूरा हुआ। अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सबको? चलो चलो जी, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब देखो, अब ये आ रहा है, वहां ऊपर हमने पढ़ा एसोसिएटेड कंपनी और अंडरटेकिंग, यहाँ पढ़ रहा है एसोसिएटेड पर्सन। अ पर्सन हु इज द ओनर। अब वो वर्ड से बड़ा ही आसान है, ऊपर वाला मुश्किल चीज थी वो समझ में आ गया, तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया, समझिए। अ पर्सन हु इज द ओनर, पार्टनर, डायरेक्टर इन अ कंपनी, अंडरटेकिंग और होल्ड्स कंट्रोल शेयर्स कैरिंग नॉट लेस देन 10%। ऊपर 20% था, यहाँ 10% है। एसोसिएटेड कंपनी के लिए उसने 20% कहा था, एसोसिएटेड पर्सन के लिए उसने 10% कहा है। ऑफ द वोटिंग पावर इन अ कंपनी shall be deemed to be an associated person of every such other person and of the person, थोड़ी मुश्किल है, मैं समझाता हूँ, who is the owner of or a partner or director in such other company or undertaking or whoso hold or control such shares in such company or undertaking। ये पता ऊपर से गुजरी होगी और गुजरनी भी चाहिए, ये सिंपल से इसका ये मतलब है। एक कंपनी है ए लिमिटेड, फराज भाई की भी इसके अंदर 15% शेयर होल्डिंग है, सईद की भी 10% है। ये कह रहा है कि भाई ये फराज और सईद जो है ना, ये एसोसिएटेड पर्सन है, सिंपल। ये फराज सईद डायरेक्टर है, पार्टनर है इसके अंदर, फॉर एग्जांपल 15% नहीं, इसकी ये पार्टनर है, ये डायरेक्टर है, और ये भी पार्टनर है, ये भी डायरेक्टर है। एक तो उसने परसेंटेज की बात करी है और उसको दूसरा पार्टनर और डायरेक्टर ही करी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके एसोसिएटेड पर्सन हो जाएंगे। एक कंपनी है उसके 7 डायरेक्टर हैं, 7 के 7 आपस में एसोसिएटेड पर्सन हो जाएंगे। एक कंपनी है उसके 4 पार्टनर है, 4 के 4 एसोसिएटेड पर्सन हो जाएंगे। सिंपल इसमें अंदर ये कह रहे हैं। एक दफा अब आप खुद उस डेफिनेशन को दोबारा पढ़ें, जो अब मुश्किल लग रही थी उस वक्त अभी आसान लगी, एक दफा खुद इसको रीड करें, इसको रीड करें प्लीज। इसको रीड करें, मैं एक दफा दोबारा समझाता हूँ। कर लिया, रीड कर लिया सबने? मैं इसको दोबारा समझाऊं, एक दफा कनेक्ट करूं? मैं डायग्राम यहाँ पे ही बना लेता हूँ ना। राज है, हैमर है, ये है ए लिमिटेड, पार्टनर है, डायरेक्टर है, या और 10-12% इसकी होल्डिंग है। और यहाँ क्या है, हैमर क्या है, हैमर पार्टनर है, या वो भी डायरेक्टर है, कोई एक चीज़ है, या क्या है, इसकी 15% होल्डिंग है। तो क्या कह रहा है, अब देखो रीड करते हैं। अ पर्सन हु इज द ओनर, ओनर आ गया है, पता चलो ओनर भी लिख लेते हैं ना, ओनर का लफ्ज भी यूज कर लेते हैं, उसने ओनर भी किया। पर्सन इज द ओनर, पार्टनर, डायरेक्टर इन अ कंपनी, मतलब फराज की बात हो रही है, ऐसे क्यों पढ़ते हैं, पर्सन इज द ओनर, पार्टनर और डायरेक्टर इन अ कंपनी, अंडरटेकिंग और होल्ड कंट्रोल शेयर्स कैरिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ द वोटिंग पावर इन अ कंपनी अंडरटेकिंग। सही है फराज, मतलब ये क्या हुआ, यहाँ का पूरा शुरू की जो 2 लाइनें हैं ये फराज की बात हो रही है, समझे, ये फराज की बात हो रही है। शाल बी डीम टू बी एन एसोसिएटेड पर्सन एवरी सच अदर पर्सन, अभी किसके, हैमर की बात हो रही है, other person, and of the person who is the owner of or a partner or director in such other company, such other company कौन सी, वही ए लिमिटेड, वही ए लिमिटेड, और अंडरटेकिंग, और who so holds or controls such shares in such company or undertaking, such company undertaking मतलब वही ए लिमिटेड। ऊपर से डायरेक्टर पार्टनर कह दिया, या कहा कि शेयर होल्ड करता हो इन सच अदर कंपनी,
समझ में आ गया? यहां से लेके यहां तक अहमर की बात हो रही है। एवरी सच अदर पर्सन मतलब अहमर, यहां से यहाँ अहमर की बात हो रही है, ऊपर से लेके फराज की बात हो रही है। अब बताओ आप इसमें तो कंफ्यूजन है? बहुत सिंप्लीफाई कर दिया इसको मैंने, बिल्कुल जिसे कहते हैं हलवा हो गया ये मेरे हिसाब से। बताएं अब किसी को कंफ्यूजन है? किसी को समझने में कोई कंफ्यूजन है मेरे बच्चों? ये मुश्किल मुश्किल बातें लग रही थी, क्या ये आसान हो गई हैं अब? समझ में आ गया? बाकी बच्चे? बाकी बच्चों को समझ में आया? चलो गुड, बेहतरीन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एसोसिएटेड कंपनी ही पढ़ लिया हमने और एसोसिएटेड पर्सन भी पढ़ लिया। अच्छा अब इसके आगे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं। वो कह रहा है शेयर, जो आप एक बच्चे ने सवाल पूछा था उसका जवाब आ रहा है। शेयर शैल बी डीम्ड टू बी ओन्ड, हेल्ड और कंट्रोल बाय अ पर्सन इफ दे आर ओन्ड, हेल्ड और कंट्रोल बाय डेड पर्सन, उसके अपने हो या उसके स्पाउस या माइनर चिल्ड्रन के हो। मतलब 12% जरूरी नहीं कि उसके अपने हो, अगर उसकी बीवी के नाम पे 6% है और उसके नाम पे 6% है तो भी ये एसोसिएटेड कंपनी की पर्सन की डेफिनेशन में आ जाएगा। वहां 20% की बात हुई थी, वहां भी ऐसे ही है, यहाँ भी ऐसे ही है। अगर ये 10% उसके अपने नाम पे है, 5% बेगम के नाम पे है, तो भी ये 15% काउंट किया जाएगा। बच्चे के नाम पे है तो भी वही काउंट किया जाएगा 15%। सही है? मैं दोबारा पढ़ता हूँ। शेयर्स shall be deemed to be owned, held or controlled by a person if they are owned, held or controlled by dead person, उसके अपने कंट्रोल में हो, हेल्ड हो, या उसकी स्पाउस माइनर चिल्ड्रन या उसके स्पाउस या माइनर चिल्ड्रन के पास हो। स्पाउस और माइनर चिल्ड्रन के पास होंगे तो भी उसी की प्रॉपर्टी कहीं कहलाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। जो वगैरह फॉलोइंग शैल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर डिटरमिनिंग द स्टेटस ऑफ अ कंपनी, अंडरटेकिंग और पर्सन एज एन एसोसिएटेड कंपनी, एसोसिएटेड अंडरटेकिंग और एसोसिएटेड पर्सन वगैरह। पुराने केसेस में ना ये तुमने ऊपर जो सारे क्राइटेरिया लगाए 20% वाला 10% वाला, ये सारे क्राइटेरिया नहीं लगेंगे और कोई भी बंदा वो आपस में बंदा एसोसिएटेड पर्सन नहीं होगा और जो अंडरटेकिंग है वो एसोसिएटेड अंडरटेकिंग नहीं होंगी। वो कौन सा केस है? देखो, डायरेक्टरशिप ऑफ अ कंपनी और पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ नॉमिनेशन, ये लफ्ज पढ़ने में समझने वाला, नॉमिनेशन by concerned minister in charge of the federal government, provincial government, financial institution directly or indirectly owned or controlled by such government or national investment trust। देखो इसका मतलब ये नॉमिनी डायरेक्टर, अगर आपकी ए लिमिटेड है, ए है, बी है, यहाँ आपका एक मतलब मिस्टर फर्रुख है, मिस्टर फर्रुख लेते हैं। मिस्टर फर्रुख यहाँ भी डायरेक्टर है, यहाँ भी डायरेक्टर है, लेकिन क्या है? नॉमिनी है, नॉमिनी। तो ये ए और बी जो है, ये ए और बी लिमिटेड जो है, ये लिमिटेड कर देते हैं इसको ताकि आसानी हो जाए। ये एसोसिएटेड कंपनी नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि नॉमिनी डायरेक्टर है। नॉमिनी डायरेक्टर किसने बनाया है? किसने बनाया है इसको? मिनिस्टर ने। मिनिस्टर किसका? फेडरल गवर्नमेंट का। मिनिस्टर किसका? प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। मिनिस्टर किसका? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्ड और कंट्रोल बाय सच गवर्नमेंट। क्या किसको डायरेक्टली और डायरेक्टली कंट्रोल कर रही हो? वो नॉमिनी डायरेक्टर को, मिनिस्टर को, और कंट्रोल बाय सच गवर्नमेंट और नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। दोबारा पढ़ते हैं। डायरेक्टरशिप ऑफ अ पर्सन और पर्संस बाय वर्च्यू ऑफ नॉमिनेशन by concerned minister in charge of the federal government, provincial government, financial institution। किसने नॉमिनेट किया हो? मिनिस्टर ने। किसके? फेडरल गवर्नमेंट के, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सच गवर्नमेंट, या तो वो जो इदारा हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय सच गवर्नमेंट हो या नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो। ये भी गवर्नमेंट का इदारा है नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के नाम से। अच्छा, जो सिनारियो बेस पे बना सकता है, वो कह सकता है स्टेटस बताओ ये दोनों एसोसिएटेड कंपनी बन रही है नहीं बन रही। तो आपको पकड़ना है, अगर नॉमिनी डायरेक्टर है तो एसोसिएटेड कंपनी नहीं होंगी, अगर वैसे है डायरेक्टर तो हो जाएगी। अच्छा, दूसरा क्या है? डायरेक्टरशिप ऑफ अ पर्सन अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अच्छा, अगर ए फॉर एग्जांपल क्या नाम लें आप, उमर भाई जो है हमारे, वो ए के अंदर, बी के अंदर और सी के अंदर
तीनों के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। तो वो कह रहा है कि ये जो आपस में है ये एबीसी, ये एसोसिएटेड कंपनी नहीं होंगी। एसोसिएटेड कंपनी एसी लिखा है मैंने, एसोसिएटेड कंपनी नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? बाय वर्चू ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अच्छा, तीसरा क्या है? तीसरा भी सिंपल है, शेयर ओन्ड बाय नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। शेयर जो है कंपनी के वो नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने ओन किए हों या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने ओन किए हों, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्ड और कंट्रोल बाय फेडरल गवर्नमेंट। ये नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, ये किसके कंट्रोल में हो? फेडरल गवर्नमेंट के या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, या जो शेयर रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ सेंट्रल डिपॉजिटरी है, where such shares are not beneficially owned by a central depository। मतलब ये कह रहा है कि देखो शेयर जो है ना सेंट्रल डिपॉजिटरी, यहाँ तक आप मेन पढ़े इसको। आगे की बात क्या इसका ये मतलब है कि जो शेयर जो है वो सीडीसी में रखे गए हो। सीडीसी क्या है? एक कस्टोडियन होता है शेयर्स का। सीडीसी क्या होता है? कस्टोडियन होता है शेयर्स का। उसके नाम पे शेयर्स नहीं होते, वो आपके हिफाजत करता है शेयर्स की। इट इज जस्ट अ कस्टोडियन। तो वहां इसमें वो ये बात कर रहा है कि शेयर जो है क्या आपके सीडीसी के पास रखे हुए हो। सीडीसी क्या है? कस्टोडियन है, उसके नाम पे ना हो। तो इसको ये वाली लाइन हटा के जो बचा वो क्या है? शेयर्स ओन्ड बाय द नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट और अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। मतलब शेयर्स ओन किए वो किसके? फॉर एग्जांपल होल्डिंग वाली बात की 10% 15%। फॉर एग्जांपल एनआईटी है, एनआईटी के शेयर्स, एनआईटी के इन्वेस्टमेंट ए के अंदर भी है, बी के अंदर भी है, सी के अंदर भी है। तो ये जो ए बी और सी जो है ये एसोसिएटेड अंडरटेकिंग नहीं होंगी। समझे? मैं रिपीट करता हूँ, एक सेकंड में सवाल ले रहा हूँ, मैं रिपीट करता हूँ। ऊपर उसने बोला, तीनों पॉइंट रिपीट करता हूँ। नंबर 1 पॉइंट क्या है? उसने कहा डायरेक्टरशिप जो है आपकी, अगर आप नॉमिनी डायरेक्टर हैं, किसी भी मिनिस्टर इंचार्ज ने आपको लगाया है फेडरल गवर्नमेंट के, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, तो आप क्या होंगे? आप एसोसिएटेड कंपनी वो नहीं कहलाई जाएगी। आप 2-3 कंपनियों में कितने में भी हैं तो वो कंपनी एसोसिएटेड कंपनी नहीं कहलाई जाएगी। दूसरे में उसने कहा अगर आप 2 या 3 कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं तो वो 2 या 3 कंपनियां जो हैं वो एसोसिएटेड कंपनी नहीं कहलाई जाएंगी। ऊपर उसने कहा था कि डायरेक्टर जो होगा उसमें एसोसिएटेड कंपनी कहलाई जाएगी, लेकिन इस नीचे में कह रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को उसने एक्सक्लूड कर दिया। तीसरे में क्या कह रहा है? वो कह रहा है शेयर ओन किए हो किसने? नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, जो किसके अंडर आता हो? फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर। उस केस में भी अगर उनकी होल्डिंग 2 या 3 कंपनियों के अंदर है तो वो 2 या 3 कंपनियां जो हैं वो एसोसिएटेड कंपनी और अंडरटेकिंग नहीं कहलाई जाएंगी। अब पूछें सवाल मुझसे। लोकल गवर्नमेंट भी लिखा हो तो बात एक ही होगी, गवर्नमेंट ही है ना वो। लोकल गवर्नमेंट को वैसे इतना लफ्ज यूज नहीं किया जाता। ये जो लोकल गवर्नमेंट हो गई, डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, इनको इतना यूज नहीं किया जाता। ये भी गवर्नमेंट के होते हैं लेकिन इनको इतना लॉ में यूज नहीं किया गया, कम लॉ में। फेडरल या प्रोविंशियल का लफ्ज यूज किया गया। नॉट बेनिफिशियली ओन्ड, नॉट बेनिफिशियली ओन्ड मतलब उसके अपने नाम पे नहीं है, सीडीसी के नाम पे शेयर्स नहीं। सीडीसी जस्ट कस्टोडियन है। बैंक्स भी आएंगे इसके अंदर, बिल्कुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंक्स भी आ जाएंगे। तो ये बच्चों समझ में आ गया। ऊपर उसने कहा था कि डायरेक्टर जो होगा किसी 2 या 3 कंपनियों का होगा तो वो 2 या 3 कंपनी आपस में एसोसिएटेड कंपनी अंडरटेकिंग होगी। नीचे उसने 2 डायरेक्टर्स को एक्सक्लूड कर दिया, एक नॉमिनी डायरेक्टर, दूसरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ऊपर उसने कहा था कि आपकी एक कंपनी की किसी 2 कंपनी के अंदर 10% 20% शेयर होल्डिंग है, उससे ऊपर है तो एसोसिएटेड कंपनी अंडरटेकिंग होगी। नीचे उसने कहा कि नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर जो आता है, उनकी अगर इन्वेस्टमेंट है तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा फॉर डिटर्मिनिंग एसोसिएटेड कंपनी। एसोसिएटेड नहीं होगा क्या मतलब? वाजिद में समझा नहीं आपका सवाल, सवाल पूरा करें दोबारा। और कोई बच्चा है जिसके नहीं समझ में आया कुछ? सब बच्चों को क्लियर है? सब बच्चों को क्लियर है?
लोकल गवर्नमेंट लिखा है तो भी बात वही होगी, लोकल गवर्नमेंट लिखा है तो भी बात वही होगी। पॉइंट 3 एग्जाम्पल के साथ बताया है मैंने, चलो मैं दोबारा बताता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि कोई भी नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, उसकी इन्वेस्टमेंट है, उसकी 25% होल्डिंग है, इसके अंदर ए लिमिटेड के अंदर और बी लिमिटेड के अंदर। तो ऊपर जो हम पढ़ते आ रहे थे, अगर किसी कंपनी की दो कंपनियों के अंदर होल्डिंग है 20% से ऊपर, तो वो दोनों कंपनियां जो है वो एसोसिएटेड कंपनी अंडरटेकिंग बन जाएंगी। यहाँ क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की इसके अंदर होल्डिंग है, तो इस वजह से ये जो दो कंपनियां होंगी ये एसोसिएटेड कंपनी नहीं होंगी, बेसिकली गवर्नमेंट की होल्डिंग है ना, वो कह रहा है गवर्नमेंट की होल्डिंग को उसने एक्सक्लूड कर दिया। समझ में आ गया? आगे बढ़े। क्लास 5:30 तक है शफीक, मैंने आपको बताया तो है अभी। पॉइंट बी, पॉइंट बी तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ना, पॉइंट बी तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाले में फातिमा ये है कि अगर कोई एक बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है किसी दो कंपनियों का, ए का भी है बी का भी है, तो वो ए और बी आपस में एसोसिएटेड कंपनी नहीं होंगी। ऊपर उसने कहा था कि अगर एक बंदा एक कंपनी का डायरेक्टर है दूसरे का भी है तो वो एसोसिएटेड कंपनी होंगी, लेकिन यहाँ उसने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को उसमें से निकाल दिया। सही है फातिमा, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, छोटा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, फिर इंशाल्लाह ऑफ करते हैं। सेक्शन 199, इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएटेड कंपनी अंडरटेकिंग। अब वो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, मुश्किल पार्ट गुजर गया, अब इसका कोई इतना खास मुश्किल नहीं है कुछ भी। नो इन्वेस्टमेंट शैल बी मेड इन इट्स एसोसिएटेड कंपनीज और अंडरटेकिंग अनलेस ए स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास। क्या कहता है कि भाई देखो, एसोसिएटेड कंपनी के अंदर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो भाई पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें। और स्पेशल रेजोल्यूशन किस तरह पास होता है? जनरल मीटिंग में होता है। 75% ऑफ द मोर ऑफ द पर्सन को वोट करना होता है, जो वो लोग जिनका वोटिंग पावर हो वो आएंगे, वो वोट करेंगे, 75% में वोट ज्यादा मिलेगा उसको, तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगी। indicating their in nature, period, amount of investment and terms and condition attached thereto। मतलब क्या, स्पेशल रेजोल्यूशन में आप पास करने से जब आप नोटिस देंगे तो आप बता देंगे कि भाई कितने अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। फॉर एग्जाम्पल 100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 5 ईयर्स के लिए है, सही है। और टर्म्स एंड कंडीशन बता दी, और कोई मतलब इंटरेस्ट रेट बता दिया कितना हुआ टर्म्स में, सही है। और लोन रीपेमेंट बता दिया किस तरह होगी, जो हम पैसा लगा रहे हैं लोन रीपेमेंट किस तरह होगी, XYZ बहुत सारी चीजें इसके अंदर, कुछ भी आ सकता है। तो वो क्या है, नो इन्वेस्टमेंट शैल बी मेड, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी एसोसिएटेड कंपनीज में जब तक कि आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करेंगे। और उस स्पेशल रेजोल्यूशन में आप जो जिनसे पास करवा रहे हैं उनको क्या बताएंगे? नेचर बताएंगे इन्वेस्टमेंट की, अमाउंट बताएंगे, पीरियड बताएंगे, टर्म्स एंड कंडीशन बताएंगे। समझे बच्चों? अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है, कमीशन में। अच्छा, एक कमीशन को ना एक इसमें एक पावर दी जाती है लॉ की तरफ से, तो एक जनरल पावर है उसकी, आप बहुत जगहों पे आप लोगों ने भी देखा होगा। और ये एक और जगह पे इस तरह है, ये कमीशन में डू दिस, एक्सटेंड द टाइम पीरियड फॉर फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, एक्सटेंड द टाइम पीरियड फॉर AGM, इस तरह करके करके या यहाँ पे भी उसने एक पावर दी है कमीशन में। बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई द क्लास ऑफ कंपनी बता दे या अंडरटेकिंग बता दे, किंतु विच द अबव रिस्ट्रिक्शन शैल नॉट अप्लाई। फॉर एग्जांपल वो कहता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, उसमें ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी। फॉर एग्जांपल कहता है कंस्ट्रक्शन पे रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी, तो ये जितनी भी रिस्ट्रिक्शन है कंस्ट्रक्शन पे अप्लाई नहीं होंगी। एग्जांपल दी मैंने। कमीशन में थ्रू रेगुलेशन स्पेसिफाई सच डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, conditions and restrictions on the nature, period, amount of the investment and terms and condition attached thereto and other ancillary matter। For example, कमीशन कहता है यार ये ABC कंपनी है, ABC कंपनी है, इसको ये वाले डिस्क्लोजर लाजमी देने, इसको ये वाला कंप्लाई लाजमी करना है, टर्म को, ये वाली टर्म को लाजमी कंप्लाई करेगा। कुछ भी हो गया, कंपनी को उठा दिया, उसने कहा भाई ये चीज आपने करनी है, कमीशन के पास ही पावर दे दी गई। दो पावर दी गई हैं, एक तो उसने कहा कि भाई किसी भी कंपनी को एग्जाम कर सकता है ये ऊपर की रिस्ट्रिक्शन से। कौन सी रिस्ट्रिक्शन? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने वाली रिस्ट्रिक्शन से। वो कह सकते हैं भाई यह कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ऐसी ऐसी इन्वेस्टमेंट कर लो।
दूसरा उसने क्या कहा कि वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, कह सकता है भाई किसी भी कंपनी को कह सकता है कि भाई तुम ये वाली डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट दोगे, आप ये वाली कंडीशंस को फॉलो करेंगे, आप ये वाली रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करेंगे, आपका जो पीरियड होगा वो ये होगा, आपकी नेचुरल इन्वेस्टमेंट ये होगी, इससे ज़्यादा आप इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते, इससे ज़्यादा आपकी अमाउंट नहीं हो सकती इन्वेस्टमेंट की। इस तरह करके कमीशन कुछ चीज़ें अपनी लगा सकता है। मैं ये पूरा कर लूँ, मैं सवाल लेता हूँ आप लोगों के। अच्छा, एन इंक्रीज इन द अमाउंट, an increase in the amount or any change in the nature of the investment or the terms and condition attached thereto shall be made only through special resolution. For example 100 million की इन्वेस्टमेंट थी, अब इसको बढ़ा रहे हैं, इसको कर रहे हैं 110 मिलियन, तो वो कह रहा है भाई दोबारा आप जो है क्या करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो, दोबारा स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो। क्यों? क्योंकि आप जो है अमाउंट को इन्हांस कर रहे हो, नेचर आपने चेंज कर दी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज आपने चेंज कर दी, अब 5 साल का था, आपने कहा नहीं है 5 साल नहीं, हमें तो 8 साल की है। इंटरेस्ट रेट था 10%, आपने कहा नहीं अब तो 12% है। लोन रीपेमेंट 5 साल था, आपने कहा नहीं यार 3 साल पे कर देंगे। कोई भी चेंज करेंगे आप टर्म्स एंड कंडीशन में, अमाउंट में, नेचर में, तो आपको क्या दोबारा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। फिर क्या है, द कंपनी शैल नॉट इन्वेस्ट, मैं लेता हूँ बच्चों में सवाल लेता हूँ, ये सिर्फ 2 मिनट दे दो, ये इतना मुश्किल सेक्शन नहीं है। द कंपनी शैल नॉट इन्वेस्ट इन इट्स एसोसिएटेड कंपनी और अंडरटेकिंग बाय वे ऑफ लोन और एडवांसेस except in accordance with the agreement in writing, and such agreement along with other things include the terms and conditions specifying the क्या था वो पढ़ते हैं। वो क्या देखो, आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना तो इन द फॉर्म ऑफ लोन नहीं करो। लोन दोगे तो लोन एक सेपरेट चीज है, उसको एक सेपरेटली ट्रीट करना। जब आप किसी इन्वेस्टमेंट के तौर पे कर रहे हो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हो, तो उसको एज अ लोन नहीं ट्रीट करोगे आप। जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसको लोन के जरिए नहीं ट्रीट करोगे आप। ये नहीं अपनी अपनी ऐसा नहीं कि अपनी फाइनेंशियल अकाउंट्स में दिखा रहे हैं कि हमने लोन दिया सब्सिडी को, नहीं, हमने लोन दिया एसोसिएटेड को नहीं, तो वो आप उसको एज ए इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे अपने अकाउंट्स में। और वो कह रहा है कि भाई जो भी आप बाय वे ऑफ लोन देंगे, एडवांसेस के नहीं देंगे, एक्सेप्ट, वो एक एक्सेप्ट दे रहा है, एक एक्सेप्शन की बात कर रहा है। एक्सेप्शन में क्या कह रहा है कि भाई देखो, एक्सेप्ट आप एक लोन दें, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट के जरिए नहीं हो सकता, आप अलग से लोन दें, अग्रीमेंट होना चाहिए उसका एक राइटिंग में, और सच है कि उस अग्रीमेंट में क्या क्या होना चाहिए, नेचर, पर्पज एंड पीरियड ऑफ द लोन, रेट ऑफ रिटर्न, फीस और कमीशन, रीपेमेंट स्केड्यूल फॉर प्रिंसिपल एंड रिटर्न, रिटर्न मतलब इंटरेस्ट। तो क्या लोन दो, लेकिन लोन को इन्वेस्टमेंट में शामिल नहीं करो, अलग से लोन चाहे दे दो। लोन दोगे तो अग्रीमेंट को ना हो राइटिंग में, अग्रीमेंट में क्या आएगा, नेचर आएगा, भाई क्या नेचर का लोन है, कितने साल का लोन है, पर्पज आएगा क्यों दिया जा रहा है, पीरियड आएगा कितने साल का लोन है, रेट ऑफ रिटर्न आएगा कितना परसेंटेज चार्ज कर रहे हैं हम, फीस आएगा, कोई फीस ले रहे हैं हम, कमीशन ले रहे हैं, तो उनसे लोन चार्ज लोन देने पे, रीपेमेंट स्केड्यूल आ जाएगा पूरा, कितने सालों में रीपे होगा। अच्छा, पेनल्टी आ जाएगी अगर आप नहीं रीपे कर सके तो क्या पेनल्टी होगी, सिक्योरिटी आ जाएगी, क्या सिक्योरिटी दे रहे हैं लोन के लिए, आपके एसोसिएटेड कंपनी से आप क्या सिक्योरिटी दे रहे हैं। मुझे सिर्फ 1 मिनट और दे दें, मैं ये कंप्लीट कर लूँ, मैं आप सबके सवाल लेता हूँ। अच्छा, द रिटर्न ऑन सच इन्वेस्टमेंट शैल नॉट बी लेस देन द हायर ऑफ द बोरिंग कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टिंग कंपनी और द, अच्छा चलें पहले सवाल कर लें, फिर आप लोग सवाल कर लें। अग्रीमेंट लोन का होगा, नहीं नहीं नहीं, वो कमीशन नहीं है, नहीं नहीं नहीं, कोई कमीशन से अप्रूव नहीं होगा भाई, लोन अग्रीमेंट है। आपने 2 कंपनी में, आपने अपनी एसोसिएटेड कंपनी से लोन अग्रीमेंट किया, कहीं किसी से अप्रूव कराने की जरूरत नहीं है। हसन अनवर, आप जब अपना सवाल रिपीट करें, फोर्थ पॉइंट कौन सा कह रहे हैं आप, रिपीट कर दूं मैं, फोर्थ बुलेट, फोर्थ बुलेट कौन सा, किस चीज का फोर्थ बुलेट, सेक्शन कौन सा है हसन, पेनल्टी क्लॉज की बात कर रहे हैं आप हसन, पेनल्टी क्लॉज की बात कर रहे हैं आप, कौन सा सेक्शन, अच्छा पेनल्टी। जो पेनल्टी क्लॉज का मतलब ये हुआ कि आपने लोन दिया अपनी एसोसिएटेड कंपनी को, आप कह रहे हैं भाई देखो अगर तुमने डिले किया ना रीपेमेंट में, अगर आपने डिले किया रीपेमेंट में तो 1000 रुपीज पर डे के हिसाब से आपको पेनल्टी पड़ेगी, 1000 रुपीज पर डे। जितने भी दिन, फॉर एग्जाम्पल 20 दिन डिले किया, 20 दिन तो आपको कितना होगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 1000, 20,000, 20,000 आपकी पेनल्टी हो जाएगी। इस तरह चलता है, समझ में आ गया हसन अनवर, समझ में आ गया आपके। अच्छा,
और कुछ सवाल है किसी का? कर लो बच्चों, सवाल कर लो। ये इतना मुश्किल नहीं था, इसको मैं रिपीट भी कर देता हूँ एक दफ़ा। उसने क्या बोला? उसने बोला भाई देखो, इन्वेस्टमेंट जो है आपकी, जो भी आप करेंगे एसोसिएटेड कंपनी में, वो स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू होगी। उसमें आप क्या बताएंगे? नेचर बता देंगे, पीरियड बता देंगे, पर्पस बता देंगे, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बता देंगे, टर्म्स एंड कंडीशन बता देंगे। तो उसने क्या, कमीशन को उसने 2 पावर्स दी। उसने कमीशन चाहे तो ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन वाली जो रिस्ट्रिक्शन है, ये किसी भी कंपनी के लिए चाहे ओमिट कर सकती है। और दूसरी पावर क्या दी? किसी भी कंपनी पर चाहे तो कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन लगा भी सकती है। डिस्क्लोजर की लगा सकती है, अमाउंट की, नेचर की, पीरियड की, किसी भी चीज़ की लगा सकती है। फिर उसने कहा कि आप नेचर में, पीरियड में, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज करेंगे, इंक्रीज करें, तो आप उसको क्या करेंगे? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। सही है। अच्छा, फिर उसने क्या कहा कि कंपनी जो है वो कोई भी कंपनी में, एसोसिएटेड कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट करेगी उसको बाय वे ऑफ लोन नहीं करेगी। लोन होगा तो वो सेपरेट होगा, लोन दे सकते हैं, एडवांस दे सकते हैं, लेकिन एज इन्वेस्टमेंट उसको ट्रीट नहीं करेंगे। अगर आप लोन दे रहे हैं तो उसने कहा कि अग्रीमेंट होना चाहिए राइटिंग में। अग्रीमेंट में क्या क्या आएगा? नेचर, पर्पस, पीरियड, रेट ऑफ रिटर्न, पेनल्टी, रीपेमेंट स्केड्यूल, सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। ये तो सिर्फ रखने वाली चीज़ें ही, जो पॉइंट्स हैं इसमें कोई इतना समझने वाला नहीं है। आपने कुछ आएगा तो उसको एज इट इज रिप्रोड्यूस करना। अब बताएं, आगे बढ़ूं मैं या आगे बढ़े? अच्छा, मुझे मुझे एक बात बताएं, अभी जो आप लोग बच्चे हैं, इनमें से हमारे पास कराची से बाहर के कौन से हैं? अभी सिर्फ वो बच्चे लिखें, वो बच्चे अपना नाम के साथ लिखें और सिटी बताएं जो कराची से बाहर के हैं। जो कराची से बाहर के हैं सिर्फ वो बच्चे मुझे अभी अपना नाम लिखवा दें। मतलब नाम ना लिखवा, बता दें। नहीं, नाम अपनी सिटी के साथ लिया, सिटी बताएं बेटा, मैं भूल गया। लीना, सही है। और कोई है? बस 2 ही है। अभी जितने भी हमारे पास अटेंडेंस बैठी है सिर्फ 2 बच्चे हैं, निम्रा और अलीना। और कोई भी नहीं है? और कोई भी नहीं है? बाकी सारे कराची के हैं। हाँ, बस नमाज के लिए जा रहे हैं दानिश, पर 2 मिनट रुक जाओ। मैं यहाँ की आसान हो जाए, बस मैं क्लोज कर रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ा रहा। और बस मैं 2-3 बातें करनी है, मैं क्लोज कर रहा हूँ। अजान हो जाए यहाँ की, मैं 2-3 बातें करके क्लोज करता हूँ। अच्छा जी, सही है। ये 2 बच्चे। अच्छा, मैं अभी ना इसके बाद आज मैं अभी वो शेयर कर दूंगा फॉर्म। तो काइंडली वो आप लोग रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करके उसको सबमिट करा दें। सही है, ताकि हमें वहाँ पर रजिस्टर्ड स्टूडेंट की लिस्ट आ जाए कि कौन कौन है और कौन कौन मतलब हमसे कंटिन्यू करेगा इसको ना इंशाल्लाह आगे। तो फिर हम ये करेंगे कि ईद के बाद ना, जो आप लोगों का जिसका भी जो जो कोर्स निकल गया, मतलब मैंने जो शुरू के 4 चैप्टर पढ़ाए, तो वो मैं इंशाल्लाह वो आप लोगों को कवर करा दूंगा फिर। सही है। तो मैं फॉर्म दे रहा हूँ, ये सारे बच्चे ना इसको फिल करें। और इसको फिल करने में ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। कोई ऐसा तो नहीं है जो ग्रुप में नहीं है हमारे? कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है? तो कोई ऐसी स्टूडेंट जो ग्रुप में नहीं है हमारे? सब हैं ग्रुप में? चलें, गुड। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये ग्रुप पे शेयर कर लेता हूँ, काइंडली इस फॉर्म को भरें। और भरने के बाद
फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास से पहले इसको कर लें। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह जुमेरात को होगी, तो नेक्स्ट क्लास से पहले प्लीज़ इसको भर लें, ताकि फिर हम इसको आप लोगों के रिकॉर्ड भी आ जाए, डिटेल्स भी आ जाए हमारे पास, ताकि फिर हम इसको इंशाल्लाह जो ईद के बाद जो बच्चों का एक तो ईद के बाद कोई क्लैश नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग इंशाल्लाह इस तरह मैनेज करेंगे, इंशाल्लाह क्लैश को बहुत हद तक हम मैनेज कर लेंगे इंशाल्लाह। मेरी पूरी कोशिश होगी किसी से कोई क्लैश ना आए। तो ईद के बाद इंशाल्लाह जो बच्चों का रह गया है वो हम एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के 2-3 बड़ी क्लासेस लगा के, ये जो शुरू के 4 चैप्टर हैं, 4-5 क्लास लगा के शुरू के 4 चैप्टर को उन बच्चों का जिनका निकल गया है या जो बाद में जिन्होंने ज्वाइन किया उसको हम करवा देंगे, कंपनसेटरी क्लासेस लगा के करा देंगे। सही है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छा बच्चों टाइम पे आ जाइएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जुमेरात को है, टाइम पे आइएगा। हमने फीडबैक जरूर देते रहें, कोई भी अच्छा है, ताकि आप लोग पॉजिटिव नेगेटिव बोथ पेज पे दें, यहाँ दें, कोई ऐसा इशू नहीं है। और इंशाल्लाह फिर जुमेरात को मिलते हैं, सही है। और इसको प्लीज़ रीड कीजिएगा वरना ये सारा ओमिट हो जाएगा। मेरे सेक्शन में जिस वजह से नोट्स दिए हैं प्लीज़ इसको रीड कीजिए, सही है। फिर इंशाल्लाह यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास में मैं चैप्टर कंप्लीट करूंगा, इसका थोड़ा सा रह गया है, और फिर हम पास पेपर को रीड करके आप लोगों को दे दूंगा करने के लिए, जो हमारी अप्रोच होती है। फिर उससे नेक्स्ट क्लास जो सैटरडे को होगी उसमें आप लोग पास पेपर करके आएंगे और मैं पास पेपर को डिस्कस करूंगा। दैट विल बी आवर लास्ट क्लास बिफोर ईद, फिर इंशाल्लाह हम ईद के बाद मिलेंगे। जुमेरात की क्लास को मैं पास पेपर रीड करूंगा और हफ्ते की क्लास को आप लोग करके आएंगे, और इंशाल्लाह उसको फिर हम लोग उसी वक्त देन एंड देन मैं आपको अप्रोच बताऊंगा, गलतियां बताऊंगा, और फिर इंशाल्लाह ईद के बाद फिर हम रिज्यूम करेंगे अपना सेशन। अभी 2 क्लासें ईद से पहले रहती हैं, जुमेरात और हफ्ता, यही सेम टाइम पे होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।